क्या भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक शोले बस एक्शन, दोस्ती और यादगार डायलॉग्स की कहानी है, या फिर इसमें कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म के अंदर उस दौर का एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक मैसेज छिपा हुआ है। तो चलिए बात शुरू करते हैं शोले से। अब देखिए, ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक शोले को शुरू में एक बहुत बड़ी फ्लॉप बताया गया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म आगे चलकर इतिहास रच देगी। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये फिल्म की रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद की बात है, 15 अगस्त 1975 को। उस वक्त की एक बहुत बड़ी ट्रेड मैगजीन ने ये फैसला सुना दिया था। सोचिए, उन्होंने इसे बस एक अच्छा औसत फिल्म कहा था। आज के समय में तो ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से पलट गई। पहले हफ्ते में तो क्रिटिक्स ने इससे एक बुरा संकेत कह दिया। तीसरे हफ्ते तक लोगों की जुबान पर फिल्म चढ़ने लगी, माहौल बदलने लगा, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी इसे बस ठीक-ठाक ही मान रहे थे। और फिर 5 महीने बाद वही ट्रेड गाइड मैगजीन मानने पर मजबूर हो गई कि सारे पूर्वानुमान गलत साबित हुए और फिल्म हर जगह 1 करोड़ का बिजनेस करेगी। और फिर दशकों बाद इसे मिलेनियम की फिल्म का खिताब मिला। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक फिल्म जिसे शुरू में लगभग नकार ही दिया गया था, उसने लोगों के दिलों में ऐसी क्या खास जगह बना ली? इसका जवाब सिर्फ एक्शन या गानों में नहीं है, बल्कि ये छिपा हो सकता है इसके बहुत ही सटीक टाइमिंग और इसके अंदर छुपे राजनीतिक संदेश में। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। शोले रिलीज हुई थी 1975 में। ये भारत के लिए एक बहुत ही उथल-पुथल वाला साल था। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और हर तरफ आप कह सकते एक बेचैनी का माहौल था। और फिल्म ठीक इसी राजनीतिक तूफान के बीच में आई। उस समय की सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक तरफ थी इंदिरा गांधी की सरकार, जो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की विरासत यानी उनकी स्पिरिट का हवाला दे रही थी, और इसके जरिए वो देश में एकता और अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शोले एक ऐसी दुनिया दिखा रही थी जहां कानून का राज खत्म हो चुका था, सारे वादे झूठे पड़ गए थे और चारों तरफ एक अनिश्चितता थी। असल में ये उस इमरजेंसी के दौर की चिंताओं का एक आईना थी। तो ये जो छिपा हुआ मैसेज है, ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें कल्चरल स्टडीज के 2 बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये है स्पिरिट और स्पेक्टर। अच्छा, तो स्पिरिट का मतलब होता है इतिहास का वो वर्जन जिसे आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली पेश किया जाता है। ये एक नेता की विरासत होती है जिसे एक प्रेरणा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेहरू की स्पिरिट का इस्तेमाल उनकी बेटी इंदिरा ने किया। और स्पेक्टर होता है इसका ठीक उल्टा। ये अतीत की वो नाकामियां, वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो उस ऑफिशियल कहानी पर सवाल उठाती हैं। आप इन्हें ऐसे भूत कह सकते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। और शोले ने यही किया। इस फिल्म ने नेहरू के उन अधूरे वादों के स्पेक्टर को सामने ला खड़ा किया जो इंदिरा गांधी की ऑफिशियल कहानी के नीचे कहीं दबे हुए थे। रामगढ़ गांव की वो जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थी, वो असल में उस दौर के भारत की नाकामियों का एक प्रतीक थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शोले ऐसा करने वाली कोई पहली फिल्म नहीं थी। ये जो तरीका है ना, इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका था, वो भी नेहरू के दौर में ही एक और बहुत बड़ी फिल्म में। वो फिल्म थी 1957 की नया दौर। ये फिल्म भी अपने जमाने की एक जबरदस्त हिट थी और इसने भी बड़ी चालाकी से उस समय की सरकार पर एक टिप्पणी की थी। देखिए, उस समय नेहरू जी महात्मा गांधी की स्पिरिट का इस्तेमाल करके भारी औद्योगिकरण यानी हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन नया दौर की कहानी, जिसमें गांव वाले मशीनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसने गांधी जी के असली विचारों के स्पेक्टर को जगा दिया। वो विचार जो एक आत्मनिर्भर गांव पर आधारित भारत का सपना देखते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो इतनी पॉपुलर मेन स्ट्रीम फिल्में थीं, ये इतनी तीखी राजनीतिक बातें करके बच कैसे जाती थीं? मतलब सेंसर बोर्ड की नज़र से ये सब कैसे निकल गया? इसका जवाब है एम्बिवेलेंस की कला में, यानी दोहरेपन की कला।
इसका मतलब है अपनी असली बात को एंटरटेनमेंट, मेलोड्रामा और एक्शन की चादर में लपेटकर पेश कर देना। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, इस टेक्निक को, इस तरीके को खुद उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पहचाना था। पॉपुलर फिल्मों के बारे में उनका ये जो बयान है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। वो ये समझती थी कि पर्दे पर जो दिख रहा है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और इसके लिए फिल्म बनाने वाले कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि मेलोड्रामा, इतना ज्यादा कि किरदारों की अपनी पर्सनल भावनाएं राजनीतिक मैसेज पर भारी पड़ जाएं, या फिर जबरदस्त एक्शन और तमाशा, ताकि कहानी का रोमांच आलोचना को दबा दे। गहरे मैसेज को कॉमेडी या साइड प्लॉट में डाल दिया जाता था। और जाहिर है, पॉपुलर गाने तो हमेशा से ही गंभीर बातों पर एक मनोरंजक परत चढ़ाने का काम करते आए हैं। तो इन सबसे हम सीखते क्या हैं? यही कि पॉपुलर सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये ऑफिशियल कहानियों को चुनौती देने का एक बहुत ताकतवर जरिया बन सकता है, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब सच बोलना खतरनाक हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर नया दौर और शोले अपने अपने दौर की सरकार पर इतनी चतुराई से टिप्पणी कर सकती थी, तो फिर आज की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हमारे समय की कौन सी अनकही सच्चाइयां, कौन से स्पेक्टर्स छिपे हुए हैं? शायद इस नजरिए से फिल्मों को देखने पर हमें कुछ नए जवाब मिले।